नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का चैप्टर विस्तार से खुलता है ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकले। और ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले अटेंडेंस और फिर आज क्या है पाठशाला में वो बताओ। पाठशाला में आज मोदी और इंडिया ने चाहा तो क्या अरब देश ठप पड़ जाएंगे। आटे दाल का भाव उनको समझ में आ जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अरब देशों ने भारत पर बड़ा दबाव बना दिया। तो जरा आज उनको समझाऊंगा कि कहानी क्या है। ओवैसी की अरब ज्ञान, उनके पास बहुत ज्ञान है, तो वो हर चीज में बोलते हैं। हाँ, AIMIM के विधायक का बेटा अगर रेप केस में फंस जाए तो उस पर नहीं बोलते, बाकी सब चीज पर बोलते हैं। तो ओवैसी के अरब ज्ञान वाली किताब के जो फटे पन्ने हैं, वो फटे पन्ने हम दिखाएंगे और बताएंगे सच्चाई क्या है। पाठशाला में जो कहा कानपुर की जांच में, वही कैसे निकलता जा रहा है आज आपको ये भी बताऊंगा। महंगाई पर मोदी का नया एक्शन कितना असरदार है, डिटेल में आपको समझाऊंगा। रेपो रेट क्या है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। सुन लेते हैं, रेपो रेट बढ़ गया है क्या, ये भी तो जानिए। आज पाठशाला में उसका चैप्टर भी लाया। क्या आपका बच्चा आपका मर्डर कर सकता है, इस सवाल का जवाब आज ढूंढेंगे। और इसके अलावा कैंसर को जड़ से मिटा देने वाली दवा का चैप्टर भी है। वो कैंसर जो कितनी ही जिंदगियां खा जाता है, उसे जड़ से खत्म कर देने वाली दवा आ गई है क्या, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पाठशाला की शुरुआत भारत की उस ताकत का चैप्टर आपके सामने रख रहा हूं, जिससे अगर भारत चाहे तो अरब देश को आटे दाल का भाव पता चले जाए। देश में कुछ लोग इस बात से खुश हैं कि अरब देशों ने भारत को झुका दिया। एक तो मोदी विरोध के नाम पर कुछ लोगों को भारत का विरोध करने में भी मजा आने लगता है। हालांकि मैंने आपको समझाया था अभी पाठशाला में, जब कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति नहीं है जो इधर उधर के दबाव से काम करते हो। ना वो इंटरनल दबाव से चलते हैं, ना विदेशी दबाव से चलते हैं। अगर ये दबाव से चले होते तो ना 370 हटता, ना पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हुई होती, ना रशिया का साथ दिया होता। अमेरिका का दबाव चला ही नहीं, अरब देशों का दबाव चल जाएगा। लेकिन माहौल यह बना दिया गया कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अरब देशों के दबाव में झुक गए। वो लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि मोदी सरकार को अरब देशों की नाराजगी झेलनी पड़ी। वो बार बार ये बता रहे हैं कि भारत अरब देशों से उलझ ही नहीं सकता, क्योंकि तेल और गैस वहीं से आता है, फॉरेन रेमिटेंस वहीं से आता है, मतलब जो वहां भारतीय वो पैसा भेजते वो वहां से आता है। इसलिए भारत को तो झुकना ही था, मोदी झुक गए। ये उनका नैरेटिव है। आज मैं इस नैरेटिव की सच्चाई कितनी है वो बताऊंगा, और अरब देशों को कैसे भारत पानी पिला सकता है अगर भारत चाहे, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन जो लोग बड़े खुश हैं और ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं, उसमें एक नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। वो आजकल अपनी सभाओं में भी चटकारे लेकर अरब देशों की ताकत और उसके सामने भारत की मजबूरी का बखान कर रहे हैं। पहले जरा ओवैसी को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। हरकत में कब आते हैं? जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, ओहो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए तो समझ में नहीं आता कि वो किस देश के हैं।
अरब देशों की तारीफ करते करते और भारत अरब देशों पर कितना निर्भर है ये बताते बताते आंखें ऐसी चमक मार रही हैं उनकी, जैसे उनको खुशी हो रही है। देखो मोदी झुका तो किसके नाम पर, किन देशों के आगे झुक गए हो? अरे बॉस कोई झुके नहीं, अभी मैं समझाऊंगा आपको। बता रहे हैं कि अरब देशों से तेल आता है। अरे तेल तो अमेरिका से भी आता है ना बॉस। अमेरिका तो बोलता रह गया कि रशिया का साथ मत दो मत दो। इंडिया को जो करना था वही किया इंडिया ने। तो तेल के नाम पर नहीं चलता खेल। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप बैरिस्टर बड़े होंगे लेकिन आप खिलाड़ी कच्चे हैं। आपको जरा मैं आज बताता हूं कि ये जो आपको बता रहे हैं कि भारत अरब देशों पर कितना निर्भर है, तेल नहीं आएगा तो भारत बर्बाद हो जाएगा। अरब देशों से अगर तेल नहीं आएगा तो यहां तो रशिया भी तेल दे रहा है भारत को। रुकिए थोड़ा, लेकिन मैं जरा आपको तस्वीर का दूसरा पहलू बताता हूं कि अरब देश में क्या होगा अगर भारत चाह ले तो। अरब देश, ये जो कतर, यूएई, सऊदी अरब ये सब बता रहे हैं, अगर भारत चाहे तो कैसे इनको आटे दाल का भाव बता सकता है, और वो तो दूसरा कोई पूरा भी नहीं कर पाएगा। असदुद्दीन ओवैसी, क्या होगा अगर भारत इन देशों से नाराज हो जाए तो इन देशों में कैसे मुश्किलें आएंगी मैं आपको बताता हूं और लाइन से बताता हूं। पहले कतर के बारे में सुनिए। कतर के तो पर कतर दिए जाएंगे। कैसे? कतर में करीब 6000 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां चलती हैं बॉस। उनकी अर्थव्यवस्था में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ तेल से नहीं चलती दुनिया, बहुत कुछ और चलाना पड़ता है, और वो चलाने के लिए हम भारतीयों पर निर्भर है। कतर भी जैसे दुनिया निर्भर है, जिनका कतर में, इन 6000 कंपनियों का कतर में करीब 3500 करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, आईटी, एनर्जी सेक्टर में काम करती हैं। सिर्फ निवेश की बात नहीं है, इन सेक्टर्स में जो भारतीय कंपनियां काम करती हैं वो उन सेक्टर्स को चलाने में किरदार निभाती हैं। 29 लाख की आबादी वाले कतर में करीब 7 लाख तो भारतीय रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। और मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, दूसरे सेक्टर, उसमें कतर की तरक्की में बड़ा योगदान कौन निभाता है? हम भारतीय निभाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आपके अंदर का भारतीय जागता हो और बचा हो और जिंदा हो तो इस बात पर खुश होइए कि इंडिया पर कतर कितना डिपेंडेंट है, इस पर नहीं कि कतर पर भारत कितना डिपेंडेंट है। कतर में अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो होना है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भारतीय कंपनियां भूमिका निभा रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए कतर का अहमद बिन अली स्टेडियम भारत की कंपनी L&T बना रही है। और ये एक हिस्सा बता रहा हूं, अभी आगे और बताऊंगा। आपको दिसंबर 2020 का ट्वीट भी दिखा देता हूं, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर गए थे और वहां पर बन रहे अहमद बिन अली स्टेडियम का जायजा लिया था उन्होंने। ये उस स्टेडियम का दिखा रही हूं तस्वीर, भारतीयों ने, भारतीय कंपनी ने बनाया है। अब जरा कतर के बाद कुवैत के बारे में बताता हूं। 43 लाख की आबादी वाले कुवैत में 10 लाख तो भारतीय हैं, यानी 1/4, और वहां का सबसे बड़ा समुदाय है। करीब 5.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो वहां पर डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सीए, टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करते हैं। तो अगर भारतीय बैठ जाएं, हाथ खड़े कर दें कि कर लो काम, तो ना कंस्ट्रक्शन होगा, और जिनको हार्ट अटैक आएगा ये सुनकर कि अब काम कैसे चलेगा, उनको देखने वाले नर्सेस भी नहीं होंगे, डॉक्टर भी नहीं होंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी और वो जो पूरा फाउंटेन गैंग जिसको मैं कहता हूं, वो जो बड़ा खुश हो रहा है, वो जरा ये बताए आपको। करीब 28,000 भारतीय ऐसे हैं जो सीधे कुवैत सरकार की अलग अलग नौकरियों में लगे हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट। करीब 3.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो कुवैत में घरेलू कामों में लगे हुए हैं, जैसे ड्राइवर हो गए, दूसरे कामों में। भर लीजिए पेट्रोल गाड़ी में, कुवैत में चलाएगा कौन? कुवैत में फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी जैसी सेक्टर्स में भारतीय कंपनियों का अच्छा खासा निवेश है। मेडिकल, सॉफ्टवेयर, स्पेस जैसे सेक्टर में भारत की मदद से कुवैत तरक्की करने में जुटा हुआ है। नोट छाप लेना आसान है बॉस, क्योंकि वहां तेल के कुएं निकल आए। ये भी तो चाहिए, ये तो हमारे पास है, हमारा लोगे तभी चल पाओगे। लेकिन ये ओवैसी आपको नहीं बताएंगे। सऊदी अरब के बारे में आपको बताता हूं, और अभी तो आटे दाल का भाव भी बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि भारत सिर्फ दिमाग से चाहे तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है।
सऊदी अरब में करीब 745 भारतीय कंपनियां हैं जिनका वहां करीब $2 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन तमाम सेक्टर्स में काम कर रही हैं। सऊदी अरब में 22 लाख भारतीय रहते हैं, जो सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय वहां है, जिनका सऊदी अरब की तरक्की में बड़ा योगदान है। सिर्फ यही नहीं, हर साल भारत से औसतन 2 लाख लोग हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। अब जरा यूएई के बारे में सुन लीजिए। यूएई में 34 लाख भारतीय रहते हैं। भारतीय कंपनियों का यूएई में करीब $85 बिलियन का निवेश है। कई बड़ी भारतीय कंपनियों के यूएई में प्लांट लगे हुए हैं, जो वहां सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सब बनाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आंखों में चमक को थोड़ा डिम कीजिए, सॉफ्ट लाइट पर लाइए, क्योंकि इंडिया ने अगर आंखें फेर ली तो अरब देशों का भी काम नहीं चलना। बहरीन के बारे में आपको बताता हूं। 17 लाख की आबादी वाले बहरीन में 3.5 लाख भारतीय रहते हैं। बहरीन में करीब 3,000 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां हैं। वहां भारतीय बैंकों की करीब 23 ब्रांच है। बहरीन में भारतीय कंपनियों का करीब $2 बिलियन का निवेश है, जो वहां के फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करता है। तो हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं वहां। और जब आप ये सुन रहे हैं कि इतने लोग काम करते हैं, अगर इतने लोग वहां, तो कुछ सुपरमार्केट में आपने खबर सुन ली उड़ते उड़ते कि कुछ भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार की बात आई, और भारतीय जाग गया, बोला कर लो अपना काम, चला लो हॉस्पिटल, बना लो, कंस्ट्रक्शन कर लो, साइंटिस्ट ढूंढ लो बाहर से। तब और इंडिया का इतना नाम है भारतीय साइंटिस्ट से लेकर लेबर और वर्कफोर्स सबका, कि हमको तो 10 जगह काम मिल जाएगा। तुम कहां से लाओगे? अगर मिल रहा होता तो पहले नहीं ले आते। तो इसलिए जो भारत का मजाक बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी का मजाक बनाने के चक्कर में और उनको नीचा दिखाने के चक्कर में, उनकी आंखें खोलिए। यह भारत की ताकत है। दुनिया भारत पर निर्भर है, इस बात को ध्यान रखिए। भारत दुनिया पर निर्भर होकर चल रहा होता तो आज अमेरिका के सामने झुका हुआ होता और अमेरिका को मानवाधिकार का ज्ञान न दे रहा होता। और अभी आपको और आंकड़े दिखाऊंगा, ये तो अभी शुरुआत की है। मैं ओवैसी साहब के घर गया हुआ हूं, उनके बैरिस्टर का कमरा अलग बना हुआ है, उसमें बड़ी बढ़िया आलीशान कुर्सी लगी हुई है। ओवैसी साहब उसी पर बैठकर आज पाठशाला देखिए, आराम से, थोड़ा बढ़ेगा। ओमान में करीब 4100 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां काम करती हैं, जिनका निवेश करीब $7.5 बिलियन है। ओमान के स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारतीय कंपनियों का निवेश है। ओमान के अधिकारियों को भारत से टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग मिलती है। ओमान में करीब 7.5 लाख भारतीय रहते हैं। अगर भारत को अरब और दूसरे मुस्लिम देशों से तेल वाले ताने दिए जा रहे हैं, तो एक बात यह भी समझ लेनी चाहिए कि ये देश भी दूसरी चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। ये तो मैन पावर बताया, ये तो इन्वेस्टमेंट बताया, ये तो हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बताया। अभी ये जानिए कि हम अगर उनसे तेल लेते हैं तो उनका तेल निकाल भी सकते हैं। उनका काम हमारे गेहूं, चावल, फल, सब्जी, मीट के बिना नहीं चल पाएगा। बॉस, आपको आंकड़े बताता हूं। अगर इंडिया ने रोक दिया, अभी गेहूं का एक्सपोर्ट रोका है भारत ने, यही यूएई आंसू बहा रहा था। इंडिया के सामने दुनिया नाक रगड़ रही थी कि बॉस मोदी जी, इंडिया गेहूं का एक्सपोर्ट मत रोकिए, वहां यूक्रेन और रशिया के बीच वैसे ही युद्ध चल रहा है, वहां से गेहूं आना नहीं। आप रोक देंगे अगर गेहूं का एक्सपोर्ट, तो हम कहां से खाएंगे? और ये दुनिया का हाल नहीं है बॉस, ये अरब देशों का भी हाल है। तेल पी के काम नहीं चलेगा। वही गेहूं, चावल, फल, सब्जी, मीट खाते हो जो इंडिया भेजता है। और आपको आंकड़े बताता हूं, सुनिए। बतौर भारतीय आज गर्व कीजिए कि हम इंडिया को खिलाते हैं, हम दुनिया को खिलाते हैं, और उन अरब देशों को भी खिलाते हैं जो पेट्रोल पी के जिंदा नहीं रहेंगे। ओवैसी साहब, भारत से गेहूं का, रोटी खाएंगे ना, बिना रोटी के जिंदा रहेंगे। गेहूं का एक्सपोर्ट, जरा इसको देखिए। अरब देशों के बारे में आपको बताता हूं। आंख की बत्ती जलाइए और दिमाग की भी। यूएई, इसको कितना भारत एक्सपोर्ट कर रहा है गेहूं, आपको पता है? 4.7 लाख मीट्रिक टन।
4.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं यूएई में जाता है इंडिया से बॉस, और ये करीब करीब 30% है। ये देख रहे हैं आप, ये 4.7 है। यूएई में 30% लोग बिना रोटी खाए सोएंगे अगर इंडिया ने कह दिया कि उगा लो अपना गेहूं। यूएई में 30% लोग रोटी नहीं खा पाएंगे अगर इंडिया ने कह दिया कि तेल पी के सो जाओ। नहीं दोगे ना तेल, पियो तेल, तेल पी के सो जाओ, सो सकते हो। हम तो रशिया से तेल मंगा ले, तुम कहां से मंगाओगे गेहूं? दुनिया हमसे मांगती है बॉस। ओवैसी साहब, गर्व करना सीखिए देश पर। कतर, इनके पर कतर देंगे 1 लाख मीट्रिक टन, 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं इंडिया देता है, इंडिया। ओमान में करीब करीब 92,000 मीट्रिक टन, 92,000 मीट्रिक टन इंडिया देता है गेहूं। बताइए कहां से लाइएगा गेहूं? और ये तो आपको सिर्फ गेहूं का बताया, अब जरा आपको बासमती चावल का बताता हूं। कुछ लोग कह रहे थे कतर एयरवेज का टिकट नहीं ले सकते। अरे बॉस, एयरवेज में उड़ने की बात बाद में है, तुम पहले उड़ना बंद करो, जमीन पर आओ। ये आपको गेहूं का बताया, अब जरा आपको बासमती राइस का बताता हूं। पॉकेट में पैसा होने से नहीं होता, बासमती राइस हम ही उगा के देते हैं दुनिया को। ईरान, ये कितना बासमती राइस इंडिया से लेता है आपको पता है? 10 लाख मीट्रिक टन बासमती राइस इंडिया से लेता है। कितना परसेंट है आपको पता है? 40%। 40% चावल ईरान का इंडिया से जाता है। पियोगे पेट्रोल? क्या करोगे? गोश्त बनाओगे और उसमें उसको पेट्रोल में डुबा के खाओगे कि चावल चाहिए होगा हमारे यहां का? आंख दिखा रहे हो, पेट्रोल है और तेल है। सऊदी अरब, सऊदी अरब में जो भारत बासमती राइस भेज रहा है वो है करीब 6.7 लाख मीट्रिक टन। और ये सऊदी अरब का कितना परसेंट है जितना वो कंज्यूम करते हैं? 50%। तो बॉस 50% लोग बिना चावल के रह जाएंगे सऊदी अरब में अगर हमने नहीं भेजा बासमती राइस। इराक में कितना बासमती राइस इंडिया से जाता है आपको पता है? 5 लाख मीट्रिक टन। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है बॉस। यूएई, जिस यूएई का आपको बता रहा था ना, यूएई का देखिए, यूएई में चावल कितना जाता है? इसको इधर काट दीजिए, ये अभी चावल वाले हिस्से में हो। 2.5 लाख मीट्रिक टन, 2.5 लाख मीट्रिक टन। और ये कितना है वहां पर? करीब 40% चावल इंडिया से जाता है। मंगा लो। कहां से मंगाओगे? कुवैत, ओवैसी साहब नहीं भेजेंगे आपको अलग से बोरे भरकर चावल, यहीं से जाना है इंडिया से। 1.5 लाख मीट्रिक टन। ओमान 77,000 मीट्रिक टन। कतर 71,000 मीट्रिक टन। 1 लाख मीट्रिक टन कतर हमसे लेता है गेहूं और 71,000 मीट्रिक टन लेता है चावल। समझे? तो पेट्रोल देकर ये दुनिया में अपने कुछ लोगों के जरिए माहौल ना बनाओ कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो और दुनिया चला रहे हो। दुनिया कौन चला रहा है वो आंखें खोल के देखो, समझ में आना चाहिए। और सुनो, ये भी बता देता हूं आपको, ये ओवैसी साहब नहीं बताएंगे, बताया पेट्रोल मंगाते हैं, रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस। सब्जी भी हम ही भेजते हैं बॉस। जरा सुनिए, अभी आपको चावल गेहूं बताया, भारत से सब्जी का एक्सपोर्ट देखिए इन अरब देशों के लिए जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इनका बुखार छुड़ा दूंगा मैं। यूएई में, यूएई 82,000 मीट्रिक टन सब्जी हमारे यहां से जाती है। जब सब्जी हमारे यहां का खाते हो तो हमें खेत की मूली ना समझो, हम सब छील देते हैं। कतर में 25,000 मीट्रिक टन सब्जियां हमारे यहां से जाती हैं।
मंगा लो दूसरे देश से। ओमान में 37,000 मीट्रिक टन। ये कोई छोटी मोटी संख्या आपको नहीं बता रहा हूं, बड़ी आबादी यही सब्जी खाती है वहां पर। कितना सब्जी हालांकि खाती होगी, लेकिन जो खाती है वो यहीं से खाती है, दिन भर गोश्त खा के काम नहीं चलता। कुवैत, और गोश्त भी जाता है, अभी तो वो भी बताऊंगा, सुनिए। 17,000 मीट्रिक टन सब्जियां कुवैत में भी जाती हैं। वो प्लेन कुवैत एयरलाइंस लेके उड़ते रह जाओगे, सब्जी नहीं मिलेगी। सऊदी अरब में 16,000 मीट्रिक टन। इतनी सब्जी दे रहे हैं बॉस। तुम तेल के अलावा क्या दे सकते हो? फल, अभी तो आपको बताया सब्जी, अभी देखिए फल। और ऐसा प्रोपेगेंडा चलाओगे ना तो बड़ा बुरा फल होगा। यूएई, फल देखिए 91,000 मीट्रिक टन फल जाता है इंडिया से। ईरान में 1,17,000 टन फल, सिर्फ 1,17,000 टन ईरान में इंडिया से जा रहा है। इराक में 50,000 टन मीट्रिक टन, 50,000 मीट्रिक टन जा रहा है। यह भी मीट्रिक टन, एम टन। ओमान में 34,000 मीट्रिक टन, कतर में 13,000, सऊदी अरब में 16,000। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, घी, पनीर भी तुम बेटा हमारा ही खा रहे हो। आपके बच्चे जो हैं, बेटा हो बेटी हो, सब हमारा ही खा रहे हैं दूध, पनीर, दही। यूएई 13,000 मीट्रिक टन, बहरीन 7,000 मीट्रिक टन, सऊदी अरब 5,000 मीट्रिक टन, कतर 4,000 मीट्रिक टन। और इतना ही नहीं, अब जरा मीट का सुन लीजिए, गोश्त का बड़ा शौक है उधर। सऊदी अरब में जो हम मीट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं 51,830 मीट्रिक टन गोश्त भी हमारे यहीं से जा रहा है। यूएई में 91,373 मीट्रिक टन, माफ कीजिएगा ये 51,336, माफ कीजिएगा 336 मीट्रिक टन। इराक में जो हम मीट सप्लाई करते हैं 91,373 मीट्रिक टन। कतर में 10,000 से ज्यादा, 10,868 मीट्रिक टन। कुवैत में 7,593 मीट्रिक टन, बहरीन में 7,000 मीट्रिक टन। अब बताइए, गेहूं हम देते हैं, चावल हम देते हैं, सब्जी हम देते हैं, फल हम देते हैं, मीट हम देते हैं, दूध पनीर हम देते हैं। और कोई एक ओवैसी और उनका वो समूह जो है वो खड़ा होकर कह देगा अरे वो तेल देते हैं इसलिए इंडिया का तेल निकाल दिए। बॉस, ये सब जानिए, नहीं तो ये लोग आपको हमेशा ऐसे घुमाएंगे। और इनको कभी ये समझ में भी नहीं आता कि नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में आप इंडिया को क्यों कमजोर दिखाते हो, क्यों इतना छोटा दिखाते हो कि कोई तेल नहीं देगा तो इंडिया जो है वो ये सब करने लग जाएगा कि अरे डर जाएगा। अपना देश नहीं डरता बॉस, हम हैं उनकी ताकत, हम बन के तो रहिए। और आप ये देखिए, कोविड के दौरान इन्हीं देशों की भारत ने कितनी मदद, इनको जरूरत पड़ी हमारी मदद की। सिर्फ तेल का कुआं मिल जाने से नहीं होता। कोविड के दौरान कुवैत और यूएई ने भारत से मेडिकल एक्सपर्ट भेजने की रिक्वेस्ट की थी और भारत ने तुरंत 15 सदस्यीय मेडिकल टीम भेज दी थी। यह है दुनिया का हाल कि हमारे बिना नहीं चलता उनका काम। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा हमने। कुवैत पहला देश था जिसके पीएम शेख सबा अल खलीद अल हमाद ने पीएम मोदी को खुद फोन करके मेडिकल टीम भेजने का आग्रह किया था। बहरीन के किंग ने पीएम मोदी को फोन करके हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मांगी थी, जिसको HCQ कहते थे। दुनिया में नहीं थी, भारत ने HCQ की सप्लाई की। तो जब मन हाथ फैला देते हो, और यहां कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया हाथ फैलाए खड़ा है।
अरे बॉस, इंडिया हाथ फैला रहा है लेकिन मदद देने के लिए। ओमान के सुल्तान ने पीएम मोदी को फोन करके मेडिकल उपकरण और एक्सपर्ट मांगे थे कोरोना के संकट काल में, उनको भी दिया था इंडिया ने। खाड़ी के 6 देशों बहरीन, जॉर्डन, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई को 4.5 करोड़ HCQ टैबलेट और 11 मीट्रिक टन दवाएं दी थी इंडिया ने। तब क्यों नहीं बोला कि वही पेट्रोल पी जाओ और मार दो कोरोना को अंदर आग लगा के? कर सकते थे क्या? तब भी इंडिया चाहिए था। और यहां अपने यहां कुछ लोग खड़े होकर कहते हैं इंडिया की क्या हैसियत इन देशों के सामने। अरे इन देशों की क्या हैसियत है हमारे सामने? गर्व करो कि हम भारतीय हैं और हम दुनिया को मदद देते हैं। कुवैत, यूएई, इराक, यमन में पीएम मोदी ने 2.5 करोड़ पैरासीटामोल दवाएं भिजवाई थी जब ये दुनिया में कहीं नहीं मिल रही थी। पैरासीटामोल तुम बना नहीं सकते, रख नहीं सकते, और सोचते हो इंडिया को सिरदर्द दे दोगे, बुखार दे दोगे। अरब देशों ने भारत सरकार से जिस विवादित बयान पर विरोध जताया उसमें कई हिंदू मुसलमान नहीं था। उन्हें बयान पर आपत्ति थी, सरकार ने एक्शन लिया, समस्या खत्म हो गई। लेकिन भारत में ही बैठे कुछ लोग इसमें हिंदू मुसलमान करने लगे। कानपुर हिंसा मामले में ऐसे ही एक व्हाट्सएप चैट का खुलासा हुआ जिसमें मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है, मुसलमानों से हिंदुओं के बॉयकॉट के लिए कहा जा रहा है। आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप की चैट दिखाता हूं जिसमें हिंदुओं को अलग थलग करने की साजिश की थी। इस ग्रुप चैट में लिखा जा रहा था कि हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो। मैंने आपसे कहा था ना, ये जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है ये भी इसी टूल किट का हिस्सा है, क्योंकि 9 दिन बाद इनको समझ में आए कि हमारे पैगंबर का अपमान हो गया। ये तो नहीं हो सकता, अपमान हुआ तो उसी दिन समझ में आएगा। 9 दिन बाद रिएक्शन आया था, और उस रिएक्शन का यहां कैसे इस्तेमाल हुआ वो आपको बताया था, कैसे हिंदू मुसलमान किया जा रहा है वो बताया था। और अब आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुओं के बॉयकॉट की बात हो रही। हिंदू को क्यों बॉयकॉट? किसी नेता का बयान पसंद नहीं आया, नेता को बॉयकॉट करो, पार्टी को बॉयकॉट करो। हिंदू को क्यों बॉयकॉट? क्योंकि हिंदू को टारगेट करना था, मुसलमान को टारगेट करना था। हिंदू मुसलमान को भिड़ा दो, ये इनका टारगेट है। व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू दुकानों के नाम लिखे जा रहे हैं। चैट में लिखा गया कि लाला दयाराम नमकीन हाउस, बंसीलाल जनरल स्टोर, गुप्ता जी घास वाले, गुप्ता जी कूलर वाले जैसों को जिस तरह हमने अपने सिर पर बैठाया उसी तरह से हम सब एकजुट होकर इन्हें सिर से नीचे उतार सकते हैं। चैट में लिखी बातों से आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा था। अब सवाल यह है कि भाई आपको विवादित बयान से परेशानी है या हिंदुओं से? आखिर कानपुर के आम हिंदू दुकानदारों की क्या गलती है जो आप उनके दुकानों को निशाना बना रहे हैं? और इसी तरह से यह नैरेटिव चलाया गया कि एक्शन तो सिर्फ मुसलमानों पर होता है, बुलडोजर तो सिर्फ मुसलमानों पर चलता है। मैंने कल आपको आंकड़ों के साथ बताया था कि यूपी में बुलडोजर धर्म देखकर नहीं, अपराध देखकर चलता है। एनकाउंटर जो है वो अपराध देखकर होता है, अपराधी का धर्म देखकर नहीं होता। आज आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये नोएडा में बने अवैध फार्म हाउस हैं जिस पर आज बुलडोजर चला है। जब जहांगीरपुरी दिल्ली में बुलडोजर चला था, यही ओवैसी कहते थे अगर इतनी हिम्मत है तो जरा फार्म हाउस पर चलाकर दिखाओ। देखिए फार्म हाउस पर चल रहा है, करोड़पति लोगों के फार्म हाउस पर चल रहा है। जिन लोगों ने अतिक्रमण करके फार्म हाउस बनाया, आज उन सबको गिरा दिया गया। आपने किसी को देखा वहां पर हंगामा करते हुए कि हम पर अत्याचार हो रहा है? किसका फार्म हाउस है, हिंदू है कि मुसलमान है, आपको पता है? नहीं पता। खबर नहीं दिखाऊं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि फार्म हाउस पर बुलडोजर चल गया। लेकिन यही आप लेकर चले जाइए किसी मुस्लिम बहुल इलाके में तो 10 नेता दौड़े दौड़े आएंगे ये बताने के लिए कि मुसलमानों पर अत्याचार हो गया, क्योंकि उनका नैरेटिव सेट करना है उनको। नोएडा सेक्टर 135 में 10 हेक्टेयर में बने 15 फार्म हाउस बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए। जिन फार्म हाउस पर बुलडोजर चला उसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए। तो जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि यूपी में धर्म देखकर, अमीर गरीब देखकर बुलडोजर चलता है, वो किसी गलतफहमी में न रहे। यूपी में सिर्फ और सिर्फ अपराध देखकर बुलडोजर चलता है। कानपुर के जिस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता रहा हूं उसकी और डिटेल भी आपको बता देता हूं। यह व्हाट्सएप ग्रुप समाजवादी पार्टी के स्थानीय सचिव निजाम कुरैशी का था और इसका नाम टीम निजाम कुरैशी रखा गया। व्हाट्सएप ग्रुप में निजाम कुरैशी की टीम के अलावा समाजवादी पार्टी के आर्य नगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी और सीसा मऊ से विधायक इरफान सोलंकी भी शामिल थे। कानपुर में रैली निकालने और बंद कराने की पूरी प्लानिंग इसी व्हाट्सएप ग्रुप में की जा रही है। जैसे ही हमने टाइम्स नाउ नवभारत पर दंगे वाले ग्रुप टीम निजाम कुरैशी में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक के होने की खबर दिखाई, दोनों विधायकों अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी ने तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया। अरे व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने से उस ग्रुप में जो हुआ है वो आपका पीछा छोड़ देगा। व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन निजाम कुरैशी का नाम कानपुर हिंसा से जुड़ी FIR में
अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी को डर था कि कहीं पुलिस उन तक ना पहुंच जाए, इसलिए दोनों नेता व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने के बाद खुद कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिलकर सफाई देने पहुंच गए। कानपुर के मामले में एक और झूठ पकड़ा गया। कल ही पीएफआई ने एक बयान जारी कर बड़ी बड़ी बातें कही थी। दावा किया था ना कि कानपुर दंगे से उनका कोई लेना देना नहीं है। कल ही शाम में पुलिस ने दंगे के आरोप में पीएफआई के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। हिंसा के आरोप में गिरफ्तार पीएफआई के पहले सदस्य का नाम है मोहम्मद उमर, जो 2019 में सीए विरोधी हिंसा में भी आरोपी है। पुलिस के मुताबिक हिंसा के समय यह मौके पर मौजूद था। दूसरा नाम है सैफुल्ला, इसका रिकॉर्ड भी हिंसा का है। इस पर सीए विरोधी हिंसा में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक यह भी 3 जून को हिंसा के दौरान वहां मौजूद था। और तीसरा नाम है मोहम्मद नसीम का, इस पर भी दंगे में शामिल होने और भड़काने का आरोप है। तो वो जो पीएफआई ने चिट्ठी लिखी थी कि भारत में प्रदर्शन करते करते उसके हिंसक हो जाने का तो लंबा इतिहास है, मतलब कोई बहुत मामूली बात है हिंसा हो गई, तो वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि इनको अपने आप को जस्टिफाई करना था। पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हुए तो उसकी सफाई भी आई। दावा किया गया कि सारे आरोप मनगढ़ंत है, किसी में कोई सच्चाई नहीं है, सारे मामले खत्म हो जाएंगे। अच्छी बात है, आज तो तुम अरेस्ट हो, आज तो तुम्हारा नाम आ रहा है, सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है, देखा जाएगा आगे क्या होगा। कुछ लोग भारत को हिंदू मुसलमान में उलझाना चाहते हैं, लेकिन भारत की असली लड़ाई इस वक्त हिंदू मुसलमान नहीं है। भारत भी वही लड़ाई लड़ रहा है जो दुनिया लड़ रही है। और वो असली लड़ाई किस चीज की है? महंगाई की है। महंगाई की। दुनिया में महंगाई से त्राहिमाम मचा हुआ है, भारत में फिर भी महंगाई बहुत हद तक कंट्रोल में है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी सरकार कोशिश कर रही है कि इसको और कंट्रोल में रखो। 1 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है। और अब आपको समझना चाहिए कि जिस महंगाई की बात कर रहा हूं, यह हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। यह हिंदू मुसलमान किस लिए है? देश का माहौल बिगाड़ने के लिए। एक तरफ एक सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे देश को गति दी जा सके, दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान करा दो। आज जो है रेपो रेट, यह बढ़ा दिया गया 50 बेसिस पॉइंट कहते हैं। अभी आपको समझाऊंगा ये है क्या, ताकि अगली बार से जब बढ़े तो आपको समझ में आए कि ये रेपो रेट क्या होता है। सुनते बहुत हैं। और अब ये बढ़कर रेपो रेट हो कितना गया? 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने के बाद 4.9% पे आ गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि महंगाई दर सरकार के टारगेट से कुछ ज्यादा है और उसको कंट्रोल करना था। कैसे कंट्रोल करना अभी आपको बताऊंगा। पहले यह समझिए कि आरबीआई के मुताबिक जो महंगाई दर है वो कितनी होनी चाहिए? 2 से 6% होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है, मैंने पहले पाठशाला में बता रखा है कि कैसे दुनिया भर में रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना के संकट काल के बाद महंगाई चरम पर है। अमेरिका में 40 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, यूके में 50 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। सब जगह महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। 8-8, 10-10% पर है। इंडिया में अभी भी डबल डिजिट में नहीं गई है, 8 साल में डबल डिजिट में नहीं गई है। लेकिन मई में महंगाई दर बढ़कर कितनी हो गई? मई के महीने में यह बढ़कर चली गई 7.79%। पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल सस्ता किया गया, यह सब आपको बताया था। दूसरे और कदम सरकार ने उठाए महंगाई कंट्रोल करने के लिए, यह बताया था। लेकिन आरबीआई का अनुमान क्या है कि अगर जो वो सोच रही है और जिस हिसाब से चीजें चल रही है, महंगाई दर भारत में कितनी रहेगी? 6.7% रहेगी। यानी भारत दुनिया के मुकाबले फिर भी महंगाई के मामले में सबसे कम रह सकता है। और उस महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए इस रेपो रेट को बढ़ाया गया है। अब आप कहेंगे भाई पहले ये तो बताओ रेपो रेट क्या होता है और इसके बढ़ने से आप पर असर क्या होता है। दरअसल ये जो रेपो रेट है, रेपो रेट, इसमें जो ये रेपो है, रेपो, इसका फुल फॉर्म होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन। यानी जब हम बैंकों से लोन लेते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है। अगर आप इसको समझेंगे, इसको जरा समझिए। ये हो गई आरबीआई, ये हो गया बैंक जो आपको पैसा देता है, और ये हो गए आप, यानी ग्राहक। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक ने हमको पैसा दिया तो हम बैंक को क्या चुकाते हैं? ईएमआई चुकाते हैं। और ईएमआई एक दर पर देते हैं, 6%, 7%, 5%, जिस हिसाब से देता हो। इसे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। इसी तरह से जब बैंक को जरूरत पड़ती तो वो किससे मांगेगा? हमसे, आपसे तो मांगेंगे नहीं। हमारे पास आएगा, हम तो तुमसे मांगते, तुम हमसे क्या मांग रहे हो? जाओ कहीं और जाओ।
तो वो किसके पास जाता है? तो वो अपनी एलिजिबल सिक्योरिटीज के मुकाबले आरबीआई से पैसा लेता है। तो आरबीआई पैसा देती है बैंक को, बैंक पैसा दे देता है आपको। अब जैसे आपको बैंक जो है वो एक नियत रेट पर लोन देता है और आप ईएमआई चुकाते हैं, वैसे ही जिस रेट पर बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। मतलब बैंक ने अगर 5 रुपया दिया, आरबीआई ने 5 रुपया दिया बैंक को और कहा कि इस पे तुमको 2% का रेट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो जो 2% है उसको कहते हैं रेपो रेट। यानी अब जो रेपो रेट बढ़कर 4.9% हो गया, यानी आरबीआई से अगर बैंक पैसा लेंगे तो उनको ज्यादा किस्त चुकानी पड़ेगी। 2014 में 2014 में रेपो रेट कितना था? 8% पे था। मतलब बैंक को आरबीआई से पैसा लेना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था, तो बैंक आरबीआई से पैसे नहीं लेते थे, कम लेते थे। आज की तारीख में 2022 में यह कितना हो गया? 4.9% पे है, यानी पहले के मुकाबले अभी भी कम है। बीच में जब कोरोना का संकट काल आया तो इस रेपो रेट को सरकार ने घटा दिया, आरबीआई ने मतलब घटा दिया। क्यों घटाया? कि भाई आरबीआई से पैसा लेना सस्ता हुआ, तो बैंक लेते थे आरबीआई से पैसा, अब इनके पास पैसा आया तब वो आपको पैसा दे रहे हैं, आपके पास पैसा आया तो आप जमकर खर्च कर रहे हैं, तो इकोनॉमी घूमनी शुरू हुई। आप खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो आपके पास पैसा आना जरूरी था। आपको बैंक सस्ती दर पर लोन दे रहा था तो आपने उठा लिया, बैंक को सस्ती दर पर आरबीआई से पैसा मिल रहा था तो उसने वहां से उठा लिया, इसलिए रेपो रेट 8% से घटते घटते नीचे चला गया था। अब चूंकि अर्थव्यवस्था थोड़ी संभल गई है और महंगाई को कंट्रोल में करना है, तो रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से एक रिवर्स रेपो रेट होता है, आज समझा रहा हूं तो वो भी समझ ही लीजिए। जिस रेट पर बैंक अपनी अतिरिक्त नगदी आरबीआई के पास रखते हैं उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब ये जो पैसा बैंक रखते हैं आरबीआई के पास, जो एक्स्ट्रा पैसा है, इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर। वो फिल्म जो आई आरआरआर वो नहीं, ये आज की डेट में 3.35% पर है। और जैसे आप क्या करते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो गया तो आप बैंक में रख देते हैं और उसके बदले मान लीजिए आपने एफडी कर दिया तो बैंक आपको रेट चुकाता है, पैसा देता है ना। वैसे ही बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा हो गया तो वो आरबीआई के पास रख देते हैं और उस पर रिवर्स रेपो रेट पर इंटरेस्ट ले लेते हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट महंगाई को कंट्रोल करने के टूल होते हैं। रेपो रेट को बढ़ाने से महंगाई कैसे कंट्रोल में आएगी, अब आपको यह समझना चाहिए। देखिए होता क्या है, रेपो रेट बढ़ा दिया आपने, अब आपको क्लियर है ना, सब समझ में आ गया। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट जिस पर आरबीआई से पैसा लिया जा रहा है बैंक को, मतलब बैंक पैसा ले रहा है। रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगा, मतलब बैंक के लिए पैसा लेना महंगा पड़ेगा। अब बैंक जो नकदी आरबीआई से लेते वो कम कर देंगे, भाई उधर उनको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है, तो आरबीआई से जो पैसा ये बैंक में जाता, ये पैसा जो है ये कम हो जाएगा। कम उठाएंगे क्योंकि रेट ज्यादा देना पड़ेगा, तो कौन ले आरबीआई से? रखो अपना पैसा, मेरे पास जितना है उतने से काम चलाएंगे। बैंकों के पास हजारों करोड़ रुपए कम हो जाएंगे, इससे बाजार में मनी फ्लो कम हो जाएगा। उसके पास पैसा कम हुआ तो वो क्या करेगा? अपना पैसा अब देना है तो वो ईएमआई को बढ़ा देगा, ईएमआई ऊपर चली गई आपकी, तो आप क्या करेंगे? ग्राहक जो है वो क्या करेगा? वो लोन कम लेगा। भाई आपको ज्यादा ईएमआई देनी पड़ेगी तो आप क्यों देंगे? वो लोन भी कम देगा और आप भी कम लेंगे। भाई उसके पास लिमिटेड पैसा है, वो उसी को लोन देगा जिससे 100% गारंटी है कि लौट ही जाएगा, और आप जो है आप भी खुद कम लेंगे क्योंकि आपको ज्यादा चुकाना है, ईएमआई बढ़ जाएगी। अब इससे क्या होगा कि जब आपके पास पैसा कम आएगा तो डिमांड और सप्लाई, इसका जो खेल चलता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सिस्टम में जब मनी फ्लो ज्यादा होता है, यानी लिक्विडिटी ज्यादा, यानी आपके पास पैसा ज्यादा है, तो आप कम ब्याज पर आपको चीजें मिल जाती हैं। सिस्टम में पैसे की अधिकता होने से बाजार में सामान खरीदने वाले भी ज्यादा हो जाते हैं। एक सामान है, 4 लोग कहेंगे तुम हमको, तो मेरे पास पैसा लो ना, हमसे लो। अब सामान तो सीमित है, कीमत कम सप्लाई और ज्यादा डिमांड की वजह से हो जाती है। डिमांड ज्यादा है, इसी से धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगती है। जब सिस्टम से अतिरिक्त रकम कम हो जाएगी तो जो लोग बिना जरूरत के सामान खरीदने लगते हैं वो खरीदारी कम हो जाएगी, यानी आर्टिफिशियल डिमांड कम हो जाती है और महंगाई पर लगाम लगने लग जाती है। यानी डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, तो अपने आप चीजें सस्ती होने लगती है। तो ये जो कदम उठाया गया है ये महंगाई को कंट्रोल करने में किया गया।
लेकिन इसका एक इफेक्ट आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो विकास दर है उस पर पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि यह करने के बावजूद आरबीआई का मानना है कि भारत की विकास दर जो है वो अभी भी बेहतर बनी रहेगी और 7% के आसपास या उससे ऊपर रहेगी। तो यह आज आपको कायदे से समझा दिया कि आपको हमेशा के लिए पता रहे कि आरबीआई क्या घटा रहा, क्या बढ़ा रहा। न्यूज एंकर बोलते हैं रेपो रेट घट गया, आपको पता ही नहीं चलता क्या है। आप समझिए, पाठशाला में अब वो क्लास जो हर माता पिता को जरूर देखनी चाहिए। आज ये सवाल मैंने आपके सामने रखा था कि क्या आपका बच्चा आपका मर्डर कर सकता है? यह बहुत गंभीर प्रश्न मैंने रखा था। क्यों रखा था, इस चैप्टर को देखिए, बताता हूं। क्या आपका बच्चा वीडियो गेम खेलता है? क्या आपका बच्चा मोबाइल या कंप्यूटर में ही ज्यादा वक्त बिताता है? क्या आपके बच्चे को ज्यादा गुस्सा आता है? अगर यह सब आपके घर में हो रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि लखनऊ में 16 साल के लड़के ने, 16 साल, मात्र 16 साल के लड़के ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने बेटे को वीडियो गेम खेलने पर डांटा था और रोका था। यह मां अपने बेटे के वीडियो गेम की लत से परेशान थी। मां के बार बार टोकने से तंग आकर बच्चे ने, 16 साल के लड़के ने, पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर उठाई और 5 जून की रात 3 बजे मां को सिर में गोली मार दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मां ने वीडियो गेम खेलने से मना किया था। अमूमन हम सोचते हैं बच्चा वीडियो गेम ही तो खेल रहा है। लत देखिए कैसी हो जाती है कि उस बच्चे ने वीडियो गेम खेलने से रोका मां ने, तो मां को गोली मार दी। और इतना ही नहीं, उसका दिमागी लेवल सोचिए गेम खेलते खेलते कहां चला गया है कि 2 दिन तक मां का शव, डेड बॉडी जो है वो घर में पड़ी रही। वो रूम फ्रेशनर छिड़क छिड़क कर 2 दिन तक शव की दुर्गंध को रोकता रहा कि गंध बाहर ना जाए। 9 साल की अपनी छोटी बहन को धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। बहन को भी कहा कि गोली मार दूंगा अगर किसी को बताई तो। रविवार और सोमवार को मां का शव घर में ही पड़ा रहा। मंगलवार की शाम को लड़के ने अपने पिता को फोन किया और बताया कि बिजली वाला घर पर आया था और उसने मां को मार डाला। मंगलवार की रात को 9 बजे पुलिस घर पर आई। लड़के ने वही कहानी पुलिस को भी बोली कि बिजली वाला आया था, उसने मां को गोली मार दी। पुलिस ने पूछा कि कौन था बिजली वाला, बताओ। अब उसको समझ में नहीं आया किसका नाम ले, किस बिजली वाले के बारे में बताएं, कि इलेक्ट्रीशियन कौन था। पुलिस को डाउट हुआ कि यह थ्योरी जम नहीं रही है। पुलिस ने डिटेल पूछताछ की तो लड़के ने अपना जुर्म कबूल लिया कि उसी ने मां को मारा है। जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। जांच में पता चला कि लड़के को पबजी गेम का एडिक्शन है। उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो एक बार घर से भाग भी चुका है। रविवार की शाम यानी 5 जून को लड़के की मां और लड़के के बीच बहस हुई थी। मां को शक हुआ कि उसके बेटे ने कुछ पैसे चुराए हैं। इसे लेकर मां ने बेटे से सवाल जवाब किया। हालांकि बाद में वो पैसे कहीं और रखे हुए मिले, लेकिन इस बात से लड़के के मन में मां के प्रति नफरत आ गई। उसे लगा कि मां ने उसे उस बात के लिए डांटा जो उसने किया नहीं। वो पहले से ही मां से खुश नहीं था क्योंकि मां उसे मोबाइल फोन पर गेम खेलने से मना करती थी। वो जानता था कि उसके पिता घर में कहां पिस्टल रखते हैं। उसी पिस्टल से उसने अपनी मां को गोली मार दी। यह पहला मौका नहीं है जब गेम की लत ने बच्चों को गुनहगार बना दिया। 26 मई 2022 गुजरात के खेड़ा जिले में 16 और 11 साल के 2 भाइयों के बीच मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि 16 साल के बच्चे ने अपने छोटे भाई की पत्थर मारकर जान ले ली और शव को कुएं में फेंक दिया। 30 मार्च 2022 इंदौर में एक 12वीं के छात्र का शव घर में संदिग्ध हालत में मिला। परिवार ने बताया कि छात्र पबजी गेम का आदी हो गया था। फरवरी 2021 बिहार में गोपालगंज में गेम हारने के बाद 3 दोस्तों ने अपने नाबालिग दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। सितंबर 2020 इंदौर में 11 साल के बच्चे पर 10 साल की लड़की की हत्या का आरोप लगा। जांच में पता चला कि लड़की अक्सर उसे ऑनलाइन गेम में हराया करती थी, इसी वजह से उसने ऐसा कदम उठा दिया। 12 अक्टूबर 2018 पबजी गेम खेलने की लत में एक 19 साल के लड़के ने अपने माता पिता और बहन को मार दिया। रात को सोते समय उसने तीनों को चाकुओं से गोद कर मार डाला।
वीडियो गेम्स कैसे आपके बच्चों के बर्ताव पर असर डाल रहे हैं, यह आपको जानना चाहिए। यह हल्की बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। अरे ये तो उसके यहां हो गया, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, इस भ्रम में मत रहिए। गेम आपके बच्चे को कहां ले जा रहा है आपको अंदाजा भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको देखना चाहिए। और जो नहीं देखेंगे, वो देख रहे हैं, वो अपने जिन्होंने नहीं देखा उनको जरूर बताएं। भारत में 73% पेरेंट्स, ये भारत का बता रहा हूं, वो ये मानते हैं कि उनके बच्चों को मारधाड़ शूटिंग वाली गेम्स पसंद है। 73%। 45% पेरेंट्स ने कहा कि अपने बच्चों से स्मार्टफोन की लत को छुड़वाना उनके लिए मुश्किल हो गया है, लत नहीं छूट रही। भारत में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 61.9% लोग, यानी करीब करीब 62% लोग, ये क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं पबजी। पबजी खेलने वालों में से 72% लोगों ने माना कि वो गेम से जुड़े टूल्स खरीदने के लिए 350 रुपए तक खर्च करते हैं। 2017 में एक गेम आया था, उसका नाम था ब्लू व्हेल। ये याद होगा आपको, कई बार हेडलाइन में आया था उस वक्त। इस गेम के चक्कर में देश में 100 बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। अक्सर माता पिता के सामने यह दिक्कत आती है कि जब तक उन्हें यह पता चले कि उनका बच्चा वीडियो गेम का एडिक्ट हो चुका है, तब तक बहुत देर हो जाती है। अगर उन्हें इस एडिक्शन के शुरुआती लक्षण ही दिख जाएं तो इसे रोका जा सकता है। इसके लिए माता पिता को यह ध्यान रखना होगा कि कहीं उनके बच्चे का बर्ताव बदल तो नहीं रहा है, वो ज्यादा चिड़चिड़ा या गुस्सैल तो नहीं होता जा रहा है। अगर बच्चा अकेले रहने लगे, पढ़ाई में उसकी परफॉर्मेंस अचानक से गिरने लग जाए, ज्यादातर वक्त मोबाइल पर बिताने लगे, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। गेमिंग से आपके बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है यह आपको समझना चाहिए, इसको हल्के में मत लीजिए। तो इसलिए आज आपको यह चैप्टर बताया। बच्चे के हाथ में मोबाइल आधुनिक दुनिया है, ठीक है, दे दीजिए, लेकिन देकर भूल मत जाइए। पाठशाला में एक के बाद एक कई खबरों का विश्लेषण किया, उसके पीछे का सच, डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताया, हर एंगल सब कुछ आपके सामने रखा। लेकिन ये न्यूज की पाठशाला है, इसमें आज से हम एक चैप्टर विजुअल का भी शुरू कर रहे हैं। इसलिए अब आपको आज दिन भर के टॉप 9 ब्रेकिंग वीडियो दिखाता हूं। 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गया मकान धराशायी होते ही चारों तरफ मलबे का अंबार लग गया। कई किलोमीटर तक मकान ढहने की आवाज सुनी गई, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड की है, जहां निर्माणाधीन मकान धराशायी हो गया। लेकिन मकान निर्माण में लगे लोगों की किस्मत अच्छी थी कि गिरने से पहले मकान में कुछ कंपन हुआ, जिसके बाद सभी लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकल गए थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन मकान क्यों धराशायी हुआ? नींव कमजोर थी या कंस्ट्रक्शन का मटेरियल खराब था? इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। होमवर्क न करने पर बच्चों को पड़ने वाली डांट तो आम बात है, लेकिन होमवर्क न करने पर सजा की ऐसी तस्वीर इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। चिलचिलाती धूप, 45 डिग्री से ऊपर तापमान, तपती धूप से गर्म तवे जैसी जलती छत और उस पर मां ने निर्ममता की सारी हदें पार करते हुए बच्ची को हाथ पांव बांधकर छत पर छोड़ दिया। बच्ची तड़पती रही, रोती रही, लेकिन पत्थर दिल मां का कलेजा बिल्कुल नहीं पसीजा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो दिल्ली के खजूरी खास इलाके की है। पुलिस के मुताबिक बच्चे की मां ने बताया कि उसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उसको 5 से 7 मिनट की सजा दी गई थी और बाद में बच्चे को छत से नीचे लेकर आ गई। लेकिन जिस तरीके से बच्ची तस्वीरों में तड़पती नजर आ रही है, ये कई सवाल खड़े कर रही है। हाथों में झंडा, जमकर हो हल्ला, नारेबाजी और फिर दो संगठनों के बीच भिड़न। तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की है, जब पहले हो हल्ला हुआ, जमकर नारेबाजी हुई और एनएसयूआई
और एबीपी के छात्र आपस में भिड़ गए। दरअसल जेएनवीयू में पेपर आउट हो गया था, जिसके बाद हंगामा मच गया और छात्र विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। पेपर आउट होने के खिलाफ एनएसयूआई और एबीपी के छात्र रजिस्ट्रार के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी दोनों संगठनों के छात्रों में आपस में झड़प हो गई। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही छात्रों में झड़प हो गई और पुलिस मुकदर्शक बनी रही। तो आराम से आ रहा है। पहाड़ी पर हैं। दिल्ली में धधकती पार्किंग, आसमान में उठता धुएं का गुबार। ये तस्वीरें दिल्ली के जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से हैं। धधकती पार्किंग को देखकर हर कोई सन्न रह गया। आज सुबह अचानक जामिया मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और मेट्रो की इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्किंग में लगी आग को बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। भीषण अग्निकांड की तस्वीर मुंबई से सटे भिवंडी इलाके की है। आज सुबह करीब 8:30 बजे भिवंडी के प्लास्टिक गोदाम में अचानक आग भड़क गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। प्लास्टिक होने की वजह से आग बेहद तेजी से फैली। आग लगने की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर तबाह हो चुका था। आग की वजह से लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका है। गनीमत यह रही कि कोई शख्स इस आग की चपेट में नहीं आया। और इसी के साथ पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात फिर मुलाकात होगी 8:55 पर। नमस्कार।